देखो क्या होता है, सप्लाई कौन सा है ट्रिगर पॉइंट जिसके जीएसटी पे करना है, किस सप्लाई पे जीएसटी पे करना है, कौन सा ट्रिगर पॉइंट है जिस पे क्या कहते हैं जीएसटी पे करना है, किसको जीएसटी पे करना है। तो सेक्शन नंबर 9 क्या कहता है कि सी जी एस टी एस जी एस टी मैक्सिमम टू दी 20% जा सकता है, इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं आई जी एस टी 40% जा सकता है। ऑन वैल्यू डिटरमाइंड, किस वैल्यू पे, वैल्यू ऑफ द सप्लाई उस चैप्टर पे पढ़ोगे। टैक्स कलेक्टेड एंड पेड बाय द टैक्सेबल पर्सन। तो टैक्सेबल पर्सन कौन सा हो सकता है, टैक्सेबल जो पर्सन वो रजिस्टर्ड है वो लाइबल टू द रजिस्टर है जीएसटी में। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में क्या होता है कि इसमें क्या होता है, सप्लायर इज लाइबल टू कलेक्ट टैक्स करेगा एंड पे करेगा, वही पे करेगा। लेकिन क्या होता है, कुछ कंडीशन होती है कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या होता है कि गवर्नमेंट जीएसटी काउंसिल में रिकमेंड करे कि कुछ कैटेगरी ऑफ गुड्स एंड सर्विस के बारे में रिकमेंड की है जो पेड बाय रिसिपेंटली डायरेक्टली टू दी गवर्नमेंट। रिसिपेंट को डायरेक्टली देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, वो होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, उसे देना पड़ता है। देखो सप्लाई ऑफ द गुड्स तुम्हारा नहीं है सिलेबस में, सप्लाई ऑफ द सर्विसेज हैं सिलेबस में। तो सर्विस कौन कौन सी आती है, तो सबसे पहले आती है तुम्हारी जीटीए, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। तो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का क्या है इसमें मैं बताता हूँ। देखो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का ये है कि मान लो कि तुम्हारा जैसे कि तुम जीटीए फॉरवर्ड में पे करो, अब तुम शादी खुद ही करने जा रहे हो तो भाई तुम ही को घर खरीदना पड़ेगा, तुम ही को सब चीज़, तुम ही को जीएसटी पे करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होता है, तुम क्लाउड जैसे अगर फॉरवर्ड में जा रहा है तो उसी को तुमको उसको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, पहले रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा जीएसटी 12% से, टैक्स इनवॉइस को इशू करना पड़ेगा, यूज़ ऑफ आईटीसी, यूज़ ऑफ आईटीसी। एग्जेम्पशन कब मिलेगी उसको कि अगर जीटीए अनरजिस्टर्ड पर्सन है और अदर नोटिफाइड पर्सन है, मतलब ये अगर जीटीए अगर नहीं ऑप्ट कर रहा है फॉरवर्ड चार्ज तो उसको रिवर्स चार्ज में पे करना पड़ेगा, मतलब उसकी घर वाली वो करेगी। लेकिन अगर हो सकता है कि अगर वो रजिस्टर्ड हो, मतलब उसके पास घर, मतलब कि पैसा खरीदने के लिए हो, मतलब उसके पास अगर गवर्नमेंट जॉब, अगर वो पैसे वाला है, गवर्नमेंट जॉब है, तो हो सकता है उसके लिए पैसे के लिए वो शादी की हो। तो यही बोल रहा है कि अगर इफ़ रजिस्टर्ड पर्सन गवर्नमेंट एल और गवर्नमेंट एजेंसी रजिस्टर ओनली फॉर द टीसीएस, वो देन सर्विस इज एग्जाम्पशन एंड आरसीएम इज़ नॉट एप्लीकेबल। अरे भाई जब तुम्हारे पास गवर्नमेंट जॉब है तो तुम खुद ही करोगे, तुम खुद ही कैपेबल हो। आरसीएम यहाँ पे क्या होता है, अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो भी तो तुम्हारा आरसीएम एप्लीकेबल होगा। अगर वो फॉरवर्ड में नहीं करता, मान लो मैं फॉरवर्ड में नहीं हूँ, तो भाई तुम्हारी वाइफ को ही तुम्हारा घर और का तुम्हारा खर्चा उठाना पड़ेगा, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। लेकिन अगर तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब लगती है तो वो उसकी बात कर रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर तुम अनरजिस्टर्ड, अगर तुम रजिस्टर्ड मतलब तुम शादी हो गई है तुम्हारी, तो तुम्हारी गवर्नमेंट तुम्हारी बीवी को करना पड़ेगा। लेकिन अभी तुम तुम्हारी शादी नहीं हुई, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और गर्लफ्रेंड तुम्हारी नोटिफाइड पर्सन में आती है, मतलब कि तुम्हारा फैक्ट्री है उसके पास वो है, तो वही ना सब चीज़ पे करेगी। लेकिन अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और तुम्हारा वो भी नोटिफाइड पर्सन में नहीं है, वो भी पैसे वाली नहीं हो, तुम भी पैसे वाले नहीं हो, तो कोई कोई एग्जाम्प्ट हो जाएगा। दिस सर्विस इज एग्जाम्प्टेड बाय द गवर्नमेंट एंड नो टैक्स इज पेएबल अंडर द आरसीएम एंड एफसी। चार्ज है और रजिस्ट्रेशन मतलब शादी की हो तो तुम्ही को पे करना पड़ेगा भाई, ऑफ कोर्स। और लेकिन अगर तुम फॉरवर्ड तुम खुद नहीं बनाए हो लेकिन तुम्हारी शादी हुई तो तुम्हारी बीवी को करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम्हारा अनरजिस्टर्ड तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो वो उसके बारे में बात कर रहे आती हैं। तो लीगल सर्विसेज में क्या होता है, तुम्हारे एडवोकेट फर्म्स आते हैं यहाँ पे, आर्बिट्रेट ट्रिब्यूनल भी आएगा। अगर तुम किसी बिजनेस एंटिटी को करोगे तो बिजनेस एंटिटी को टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम्हारा गवर्नमेंट है और तुम्हारा टर्नओवर एक लिमिट में है तो तुम्हारा फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, आरसीएम डज नॉट राइट रहेगा, आरसीएम अराइज नहीं होगा तब। और स्पॉन्सरशिप सर्विस किसी पर्सन दे रहा है, पर्सन दे रहा है, लेकिन वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए, और जो प्रोवाइड कर रहा है वो पर्सन को, वो बॉडी कॉर्पोरेट हो तो चलेगा, दो ही पर्सन को कर सकता है, एक पार्टनरशिप फॉर्म और बॉडी कॉर्पोरेट। प्रोवाइड वो दो को करेगा, लेकिन और प्रोवाइड कर सकता है वो कोई भी पर्सन हो जाए, लेकिन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होगा। अगर एनी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर मान लो कोई सर्विस सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है कोई बिजनेस एंटिटी को, तो आरसीएम इज एप्लीकेबल, यहाँ पे लिखा हुआ है कोई सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस दे रही बिजनेस है तो आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये हो रहा है, अगर अगर वो मतलब कि एक
एज्यूम करो एक रेलवे है, उसमें मिनिस्टर है, वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है गुड्स और पैसेंजर को, किसको, वेसल्स को कर रहा है, तो उसको। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बाय डिपार्टमेंट, यहाँ पे सर्विस बाय डिपार्टमेंट दे रहा है पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ट्रांसपोर्ट गुड्स एंड पैसेंजर, और सर्विस टू दी, सर्विस किसको दे रहा है, एयरक्राफ्ट को और वेसल्स को आउटसाइड डिपोर्ट, तो एफसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इन तीनों केसेस में एफसीएम एप्लीकेबल होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है देखो, फॉरवर्ड चार्ज एप्लीकेबल होगा। लेकिन देखो अदर देन बिजनेस एंटिटी दे रहा है, बिजनेस एंटिटी नहीं है तो तो तुम्हारा अदर देन बिजनेस एंटिटी है तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अगर वो सर्विस सेंट्रल गवर्नमेंट को ही दे रहा है तो भी वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वो बिजनेस एंटिटी को दे रहा है और बिजनेस एंटिटी अगर उसका जो टर्नओवर है वो अप टू दी 5000 है, अप टू दी 5000 है तो वो एग्जाम्प्ट है। लेकिन 5000 से अबव है तो वो आरसीएम है। और टर्नओवर भाई 5000 क्या होता है, टर्नओवर नहीं, डज नॉट एक्सीड द टर्नओवर लिमिट, और सॉरी, टर्नओवर लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और तुम्हारा 5000 तक होना चाहिए। देखो अगर टर्नओवर लिमिट के अंदर है, द टर्नओवर इज प्रिसाइडिंग और फाइनेंशियल टू मेक एलिजिबल टू गेट रजिस्टर एग्जाम्प्ट हो जाएगा। और टर्नओवर इन बियॉन्ड द लिमिट चला जाएगा, और कंसीडरेशन अप टू दी 5000 है, कंटिन्यूस चलता हुआ एग्जाम्प्ट होगा। और अबव है तो तुम्हारा टैक्सेबल हो जाएगा। और यही तुम्हारे उसमें भी आ रहा है, तो यही बोल रहा है कि ये चीज़ें हैं। और तुम्हारा यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर तुम रेंट दे रहे हो इमूवेबल प्रॉपर्टी को, रेंट अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी में दे रहे हो और वो रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो तो तुम्हारा आरसीएम लगेगा। तो रजिस्टर्ड पर्सन में आरसीएम, अनरजिस्टर्ड पर्सन में फॉरवर्ड चार्ज एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर तुम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को भी दे रहे हो तो भी तुम्हारा फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को दे रहे हो तो भी तुम्हारा फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। देखो तुम्हारा डायरेक्टर सर्विस टू दी कंपनी, अब डायरेक्टर किसको प्रोवाइड कर सकता है, कंपनी को और बॉडी कॉर्पोरेट को। लेकिन अगर इन द कोर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट कर रहा है तो उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर अदर सर्विसेज दे रहा है डायरेक्टर, जैसे क्या होता है सीटिंग फीस दे रहा है तो, और उसका टीडीएस इज डिडक्ट है तो वो सप्लाई होगा और आरसीएम में एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर वो प्रोवाइड कर रहा है सर्विस पर्सनल कैपेसिटी में, जैसे रेंटिंग करके, तो फॉरवर्ड चार्ज में एप्लीकेबल होगा। जैसे ना सर ईडीओ स्मार्ट के बिल्डिंग हॉल को सर ने रेंट किया था तो वहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज एप्लीकेबल होगा। सर सिटिंग फीस ले रहे हैं तो वहाँ पे तुम्हारा आरसीएम इज एप्लीकेबल हो जाएगा। और जैसे सैलरी मिल रही है तो वो तो तुम्हारा एम्प्लॉयमेंट में है तो वो सप्लाई ही नहीं है। उसके बाद आता है तुम्हारे कॉपीराइट सेक्शन। कॉपीराइट सेक्शन में सेक्शन नंबर 9 और 9A होता है। तो अगर तुम म्यूज़िक कंपोजर हो, फोटोग्राफर और आर्टिस्ट और तुम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो किसी म्यूज़िक कंपनी को, प्रोड्यूसर को और लाइक, तो गवर्नमेंट कहती है यार कितने म्यूज़िक कंपोजर होंगे, कितने फोटोग्राफर आर्टिस्ट, और म्यूज़िक कंपनी तो कुछ ही होती है तो उन्हीं को पकड़ते हैं, तो वो अंडर आरसीएम में टैक्स पे करेगी। लेकिन इसके में कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर तुम सप्लायर हो, नहीं ना तुम ना क्या हो, तुम ऑथर हो और तुम अपना पब्लिशर को दे रहे हो तो बाय डिफ़ॉल्ट तो यही होता है कि पब्लिशर ही टैक्स पे करेगा। लेकिन अगर ऑथर चाहे तो, अगर ऑथर ने रजिस्ट्रेशन ले रखा है जीएसटी में, अगर ऑथर फाइल डिक्लेरेशन कर दिया इनवॉइस में कि वो पे करेगा, या कंप्लाइंस किया सारे प्रोविज़न ऑफ द एक्ट के, और वो ये करता है कि वो विड्रॉ नहीं करेगा टिल 1 ईयर फ्रॉम ऑप्टिंग, विड्रॉ नहीं करेगा ऑप्शन फॉर 1 ईयर, और वो डिक्लेरेशन कर रहा है इनवॉइस में, डिक्लेरेशन कर रहा है इनवॉइस में, कंप्लाइंस किया और पेमेंट ऑफ टैक्स करा, बोल रहा है कि हम फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स देंगे, तब वो सप्लायर फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स दे सकता है। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन तुम्हारा इसमें अवेलेबल नहीं है। हमारा क्या होता है एजेंट में आता है। तो अब यहाँ से सारे एजेंट स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। एजेंट में देखो तुम इंश्योरेंस एजेंट है तो इंश्योरेंस कंपनी को, बिजनेस को दे रहा है। रिकवरी एजेंट है तो सारी बैंकिंग, तो बैंकिंग में सारी में बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, एनबीएफसी, फिर उसके बाद बैंकिंग एनबीएफसी, और फिर उसके बाद बैंकिंग कंपनी, बैंक एनबीएफसी, फिर बैंकिंग कंपनी। तो यहाँ पे तुम्हारा इंश्योरेंस एजेंट आएगा, रिकवरी एजेंट आएगा, एक डीएसए आएगा, इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, फिर उसका बिजनेस फैसिलिटेटर आएगा, बिजनेस करस्पॉन्डेंट एजेंट ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट, वो बिजनेस करस्पॉन्डेंट को देगा तो ही आरसीएम में वो होगा टैक्स। तो एक बार ये चीज़ देखना। और यहाँ पे देखना
बिजनेस फैसिलिटेटर अगर तुम्हारा क्या होता है बैंकिंग कंपनी को देता है तो आरसीएम में लगता है टैक्स। एजेंट तुम्हारा क्या होता है करस्पॉन्डेंट बिजनेस करस्पॉन्डेंट देता है तो आरसीएम में लगता है। लेकिन उसके अलावा किसी में दे रहा है अगर बिजनेस करस्पॉन्डेंट तुम्हारा बैंकिंग का तो एफसीएम में लग जाएगा। और तुम्हारा अगर एजेंट ऑफ बिजनेस फैसिलिटेटर तो बिजनेस फैसिलिटेटर बैंकिंग कंपनी नहीं दे रहा बिजनेस फैसिलिटेटर तो एफसीएम लग जाएगा। तो सारे के सारे रूरल ब्रांच में तो एग्जाम्प्ट होता ही है। आरबीआई ओवरसीइंग कमिटिंग मेंबर है और आरबीआई को वो दे रहा है तो आरबीआई ही इसका टैक्स भी पे करेगा। और अगर सिक्योरिटी लेंडिंग सर्विसेज है जो चैप्टर नंबर सप्लाई में था वो सिक्योरिटी बोरोवर को दे रहा है तो बोरोवर ही उसका टैक्स पे करेगा। हम लेंडर एक सिक्योरिटी का उसने सिक्योरिटी एक एजेंट को दे दी उसका वो लेंडिंग फीस पे करेगा वो एजेंट। और वो एजेंट ने किसी दूसरे को हरी जो बोरोवर है उसको सिक्योरिटी दे दी उसका लेंडिंग फीस ये पे इसको पे करेगा। तो ये जो कमीशन फ़ीस है ये तो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल होगा। ठीक है क्योंकि ये तुम सर्विस दे रहा है उसके बदले में ये कमीशन पा रहा है तो ये तो आउटवर्ड हो जाएगा और ये फॉरवर्ड चार्ज में क्या टैक्सेबल देगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा जो ये लैंडिंग फ़ीस है अब यहाँ पे एजेंट के द्वारा तुम ये की जा रही है बोरोवर को सिक्योरिटी और ये दे रहा तो ये जो आरसीएम में है ये टैक्स पे करेगा। इंश्योरेंस एजेंट क्या होता है इंश्योरेंस एजेंट क्या होता है अपनी सर्विस इंश्योरेंस एजेंट है ये सप्लायर है ये अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस कंपनी उसका कमीशन दे रही है 10,000। तो इसको ना इंश्योरेंस कंपनी को इसका तुमको टैक्स आरसीएम में पे करना पड़ेगा कितना 1800 पे करेगी ये। अब मान लो इंश्योरेंस कंपनी का जो इंश्योरेंस पॉलिसी आउटवर्ड हुआ 1 लाख का वो उसने कस्टमर को बेचा तो उसके ऊपर उसको टैक्स देना पड़ेगा 18% के हिसाब से 18,000। तो आउटवर्ड टैक्स उसका 18,000 जा रहा है टैक्स अंडर आरसीएम 1800 जा रहा है। लेकिन जैसे ही वो टैक्स पे कर देगी आरसीएम में टैक्स पे कर दी है तो फिर उसके बाद से वो तुम्हारा वो ले सकती है आईटीसी ले सकती है यहाँ पे। अब तुम ये मत बोलना कि सर यहाँ पे तो पे करने की ज़रूरत क्या है नहीं यहाँ पे 2 टैक्स जाएंगे एक आउटवर्ड टैक्स जाएगा एक इनवर्ड टैक्स जाएगा जैसा कि सर ने बताया था। 2 टैक्स जाएंगे एक आउटवर्ड टैक्स जाएगा एक टैक्स अंडर आरसीएम जाएगा ये सर ने जो बताया था। देखो यहाँ पे क्या होता है अगर बिजनेस फैसिलिटेटर बैंकिंग कंपनी को तो बैंकिंग कंपनी आरसीएम में टैक्स पे करेगा। लेकिन अगर बिजनेस करस्पॉन्डेंट को अगर बिजनेस वो करस्पॉन्डेंट एजेंट अगर सर्विस प्रोवाइड करेगा तो बिजनेस करस्पॉन्डिंग जीएसटी पे करेगी। लेकिन बिजनेस करस्पॉन्डिंग अगर बैंकिंग कंपनी को सर्विस दे रही है तो बिजनेस करस्पॉन्डिंग को पे करना पड़ेगा टैक्स अंडर दी फॉरवर्ड चार्ज। ठीक है देखो बिजनेस एजेंट करस्पॉन्डिंग एजेंट अगर करस्पॉन्डिंग एजेंट को दे तो आरसीएम में वही चीज़ है जो यहाँ पे मैंने बताया था बिजनेस एजेंट ऑफ द बिजनेस करस्पॉन्डिंग बिजनेस खुद कर रहा है तो सिक्योरिटी सर्विस अगर सिक्योरिटी सर्विस अदर देन दी प्रोवाइड जो कर रहा है वो अदर देन दी बॉडी कॉर्पोरेट है और तू रजिस्टर्ड पर्सन कर रहा है तो आरसीएम में टैक्स एप्लीकेबल होगा। लेकिन कुछ केस में आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर तुम्हारा रेसिपिएंट गवर्नमेंट है तो तुम्हारा आरसीएम और वो टीडीएस में जैसे भी रजिस्ट्रेशन टीडीएस में लिया है तो एफसीएम एप्लीकेबल होता है। और अगर तुम्हारा कंपोजिट टैक्सेबल पर्सन है तो यहाँ पे देखो कंपोजिट टैक्सेबल पर्सन आ रहा है यहाँ पे तो वो तुम्हारा कंपोजिट टैक्सेबल पर्सन तुम्हारा वहाँ पे जाएगा जो 13 में आता है सिक्योरिटी चार्जेस में। टैक्सेबल पर्सन है तो एफसीएम लग जाएगा तुम्हारा। और कंपोजिट टैक्सेबल पर्सन आगे देखोगे और तुम्हारा अगर गवर्नमेंट को अगर वो रेसिपिएंट गवर्नमेंट है तुम्हारा जो टेक किया है रजिस्ट्रेशन ओनली फॉर टीडीएस जो पैसे के लिए होता है ना रजिस्ट्रेशन जो तुम जीटीए में पढ़े थे वो क्या होता है यहाँ पे रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आता है। अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है मान लो रेनबो रजिस्टर्ड है वो तैयार है शादी करने के लिए और रेसिपिएंट भी तुम्हारा रजिस्टर्ड है वो भी तैयार है शादी करने के लिए। तो क्या होता है जो तुम्हारा रेसिडेंट ड्वेलिंग होगा वो तो तुमको फेरी को लाना पड़ेगा मतलब जो लड़की है उसी को लाना पड़ेगा इसके अकॉर्डिंग। और लेकिन उसके अलावा जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो तो तुम्हारा फॉरवर्ड चार्ज में ही टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर रेसिपिएंट गर्लफ्रेंड है तुम्हारी और तुम बोल रहे हो कि तुम शादी करने के लिए बस तैयार हो तो तुमको तो तुम ही को घर लाना पड़ेगा भाई। मतलब तुम ही को कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी तुमको घर और जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी वो बोले वो तुम ही को करना पड़ेगा। तो वही है एफसीएम में टैक्सेबल हो जाएगा वो। ठीक है अब देखो वही चीज़ सप्लायर जब अनरजिस्टर्ड होता है तो वही चीज़ें हैं आरसीएम और तुम्हारे यहाँ पे एफसीएम। लेकिन बस ये बीच वाला जो तुम्हारा होगा वो यहाँ पे आरसीएम लग जाता है बस यही थोड़ा डिफरेंस है। फिर यहाँ पे कुछ एग्जाम्प्ट होगा अगर पर्सनल कैपेसिटी में है प्रॉपर्टी और पर्सनल कैपेसिटी में है तो तुम्हारा एग्जाम्प्ट हो जाएगा यहाँ पे पर्सनल कैपेसिटी और यहाँ पे रेंटिंग।
कंपोजिट टैक्सेबल पर्सन आया है, एक तुम्हारा 13 में आया था जो सिक्योरिटी सर्विसेज में था, और यहाँ पे देखो कंपोजिट टैक्सेबल पर्सन आया है। एफसीएम तब लग जाएगा जब कंपोजिट टैक्सेबल पर्सन होगा। तो देखो यहाँ पर भी एफसीएम है, यहाँ पर भी एफसीएम लग सकता है, लेकिन कब लगेगा? जब कंपोजिट टैक्सेबल पर्सन होगा तब भी लगेगा एफसीएम। तुम मोटरसाइकिल रेंट पे लिए और वो मोटरसाइकिल कैरी कर रही है पर पैसेंजर, और उसमें फ्यूल कॉस्ट इंक्लूडेड है कंसिडरेशन में, तो कब 5% पे करना पड़ेगा? अगर आरसीएम तब एप्लीकेबल होगा जब वो रेंट पे ली गई हो मोटरसाइकिल और फ्यूल कॉस्ट उसमें इंक्लूडेड हो, कैरी पे पैसेंजर हो फ्यूल का, तो आरसीएम इज़ एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर तुम ट्रांसपोर्ट कर रहे हो गुड्स को तो वहाँ पे फॉरवर्ड चार्जेस एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर फ्यूल कॉस्ट इंक्लूडेड है कंसिडरेशन में तब तो आरसीएम तुम्हारा एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन तब आरसीएम एप्लीकेबल होगा, कोई भी पर्सन सप्लाई करेगा, कोई भी पर्सन, लेकिन वो बॉडी कॉरपोरेट नहीं होना चाहिए। तू बॉडी कॉरपोरेट को कर रहा है वो, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। अगर बॉडी कॉरपोरेट होगा तो यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा, और यहाँ पे इफ़ रेसिपिएंट इज़ अदर देन द बॉडी कॉरपोरेट तो फॉरवर्ड चार्ज इज़ एप्लीकेबल। मतलब वो बॉडी कॉर्पोरेट कोई भी पर्सन कर सकता है, बॉडी कॉरपोरेट होना नहीं चाहिए, लेकिन वो सिर्फ बॉडी कॉरपोरेट को करना चाहिए। यहाँ पे 3 बार बॉडी कॉरपोरेट का इस्तेमाल किया गया हुआ है। अब तुम वो 3 बार का मैं तुमको बता देता हूँ बॉडी कॉरपोरेट। एक तो तुम्हारा 16 में बॉडी कॉरपोरेट का इस्तेमाल किया गया, एक तुम्हारे स्पॉन्सरशिप सर्विस में तुम्हारा बॉडी कॉरपोरेट का था। में से 2 लोग को, पार्टनरशिप और बॉडी कॉरपोरेट को ही तुम सप्लाई कर सकते हो, और एक तुम्हारा सिक्योरिटी में था अदर देन दी बॉडी कॉरपोरेट। तो 3 चीज़ में था तुम्हारा बॉडी कॉरपोरेट। तो यहाँ पे तो आरसीएम एप्लीकेबल होगा। अगर फ्यूल कॉस्ट इंक्लूडेड नहीं है तो फॉरवर्ड चार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, फ्यूल कॉस्ट इंक्लूडेड होना चाहिए, कोई भी सर्विस कर सकता है अदर देन बॉडी कॉरपोरेट, लेकिन सिर्फ बॉडी कॉरपोरेट को ही करना चाहिए। ध्यान रखना यहाँ पे। अगर यहाँ पे 12% कब लगेगा? अगर तुम फॉरवर्ड चार्ज एप्लीकेबल एंड सप्लायर इज लायबल टू टैक्स, 12% तब लगेगा जब फॉरवर्ड चार्ज एप्लीकेबल होगा। अगर तुम 5% में देना चाह रहे हो तो तुमको ये सब कंडीशन को ध्यान में रखना पड़ेगा। देखो अब क्या आता है, अब आता है ईसीओ। ईसीओ क्या होता है? अगर तुम ईसीओ से, अगर ईसीओ नोटिफाइड सर्विस तुम दे रहे हो, और अगर तुम ईसीओ से दे रहे हो तो तुमको 100% पेमेंट ऑफ टैक्स करना पड़ेगा। और अगर सप्लाई ऑफ गुड्स पे एप्लीकेबल नहीं होता है, ये एप्लीकेबल होता है सिर्फ नोटिफाइड सर्विसेज। क्या होता है? अगर तुम ट्रांसपोर्ट पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस हो, कैब या किसी और से, किसी अदर व्हीकल, एनी मोटर व्हीकल से, और तुम ईसीयू में कर रहे हो तो तुम लायबल टू पे टैक्स हो, चाहे तुम रजिस्टर्ड हो चाहे तुम नहीं रजिस्टर्ड हो। ओमनी बस से तुम कर रहे हो तो अगर तुम सप्लायर कंपनी है तो सप्लायर इज़ लायबल टू पे टैक्स। लेकिन सप्लायर अदर देन द कंपनी और सर्विस थ्रू द ईसीओ हो रहा है, तो तुम सप्लायर अगर रजिस्टर्ड है या नहीं है तो भी क्या करना पड़ेगा? देन ईसीओ इज़ लायबल टू पे टैक्स। क्या होता है? अगर मान लो कि कैब ले रहे हो, ओला से तुम बुक कर रहे हो, तो ओला ही कंपनी तुमको लायबल होगी टैक्स पे करने के लिए। लेकिन तुम अगर सप्लायर तुम्हारी कंपनी, तो कंपनी लायबल होगी तुम्हारा टैक्स पे करने के लिए, इवन तुम सप्लाई कर रहे हो ईसीओ से। ठीक है, मतलब ओला से कर रहे हो लेकिन तुम्हारी कंपनी लायबल टू पे टैक्स। अगर सप्लायर अदर देन द कंपनी है तो तुम्हारा ईसीओ ही लायबल होगा टैक्स पे करने के लिए। अब जैसे मैं वो सब हो गया तुम्हारा रूम बुकिंग जो होता है। अगर रेस्टोरेंट सर्विस अदर देन द स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस, अगर सर्विस इज सप्लाइड थ्रू ईसीओ देन ईसीओ इज लायबल टू पे टैक्स इररिस्पेक्टिव सप्लायर इज लायबल टू रजिस्ट्रेशन और नॉट। देखो अगर तुम रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो अदर देन स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस तो ईसीओ ही लायबल होगा, भले ईसीओ भले ही सप्लायर रजिस्टर्ड हो या नहीं हो। मान लो तुम एक ईसीओ है बंदा और एक होटल रजिस्टर्ड ही नहीं है और तुम सर्विस बुक कर रहे हो तो ईसीओ लायबल टू पे होगा टैक्स करने के लिए। तुम ईसीओ से बुक कर रहे हो और उसका रेंट 7,500 से ज़्यादा है तो तुम्हारा क्या होता है? सप्लायर इज़ लायबल टू पे टैक्स, तो सप्लायर तुम्हारा पे होगा लायबल टू पे टैक्स। सेकेंड में एकोमोडेशन इन होटल आता है, हाउस कीपिंग बाय द वे ऑफ प्लम्बिंग इफ सप्लायर इज लायबल टू रजिस्ट्रेशन। प्लम्बिंग का तुम दे रहे हो ईसीयू के थ्रू, तो अगर सप्लायर इज़ लायबल टू रजिस्ट्रेशन ईसीयू इज़ नॉट लायबल। अगर सप्लायर
लायबल है रजिस्ट्रेशन, तो ईसीओ लायबल नहीं है टैक्स पे करने के लिए। इन दिस के सप्लायर विल पे टैक्स फॉर वो चार्ज। इफ सप्लायर इज नॉट लायबल टू रजिस्टर देन ईसीओ विल बी लायबल टू पे टैक्स। ये क्या होता है प्लम्बिंग के केस में, हाउस कीपिंग के केस में। एकोमोडेशन इन होटल में शायद ईसीओ ही लायबल टू पे टैक्स होगा।